अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। BIA फेज़ नंबर 3 हमारा बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। तो बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस हमारे बिहार में या फिर यूपी साइड में ज़्यादातर भाषाओं में जो शादी होती है उसको ब्याह करके पुकारा जाता है, और अपने इंडिया में कई सारी भाषाओं में जो है शादी को ब्याह करके ही पुकारा जाता है। ठीक है, तो BIA मतलब कि हम लोग इसको BIA को ब्याह पढ़ेंगे, और ब्याह जो होता है वो किससे होता है, वो पिया से होता है, PIA। ठीक है, तो 3 पॉइंट है यहाँ पे जो P, I और A आएंगे अभी। ठीक है, इसके बारे में मैंने अब जस्ट आपको आइडिया दिया है कि ब्याह, ठीक है, ये हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस की बात आए तो हर बिजनेस यूनिट जो होता है, हर एक बिजनेस यूनिट जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे बिजनेस यूनिट होते हैं, उस पर जो होता है अगर प्लान नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका असेसमेंट करना होता है। ठीक है, किसको असेसमेंट करना होता है, प्रोजेक्ट टीम को असेसमेंट करना होता है, ताकि जो है अगर प्रोजेक्ट टीम को उसका असेसमेंट करना होता है तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट टीम जो असेसमेंट अगर करेगी तो उससे वो क्या होगा कि PIA ढूंढ पाएगी। असेसमेंट करने से वो PIA यानी कि पिया ढूंढ पाएगी। तो ब्याह जो है कराने के लिए पिया ढूंढ पाएगी। तो P से क्या हो गया, P से पहला नंबर पॉइंट आपका हो गया प्रोसेस। तो सबसे पहले क्रिटिकल सिस्टम को, प्रोसेस को और फंक्शन को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। इनेबल हो पाएगा प्रोजेक्ट टीम ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा क्रिटिकल सिस्टम को, प्रोसेस को और फंक्शन को जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा। और आई से क्या हो गया, इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट एंड डिजास्टर। इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट एंड डिजास्टर, तो इंसिडेंट और डिजास्टर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण क्या हो सकता है, डिनाइल ऑफ एक्सेस या सर्विस या फैसिलिटी। डिनाइल ऑफ एक्सेस कर सकता है किसी सर्विस या फैसिलिटी का, जिससे हम लोगों ने सर्विस या फैसिलिटी लेके रखा है, वो डिनाई कर सकता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास पैसा ही ना रहे, ताकि जो है हम बिजली वाले से बिजली ना ले पाएँ या फिर पानी वाले से पानी ना मंगवा पाएँ। तो ऐसा इंसिडेंट एंड डिजास्टर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है, जिसका रिजल्ट डिनाइल ऑफ एक्सेस जो है वो हो सकता है सिस्टम के किसी सर्विस या फैसिलिटी पर। उसके बाद जो है पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड, तो PIA का हम लोग पेन थ्रेशोल्ड, तो यहाँ पे जैसे सीरियल में देखते हैं ना, पिया नहीं मिलते रहता तो पेन होता है, दर्द होता है। तो क्या पेन थ्रेशोल्ड होगा, तो मतलब ये पेन थ्रेशोल्ड, इससे आपको याद रखना है, असेसमेंट करना है पेन थ्रेशोल्ड का। तो असेसमेंट करना है हम लोगों को पेन थ्रेशोल्ड को कि कितने देर तक जो है वो दर्द बर्दाश्त कर सकता है कौन सा बिजनेस यूनिट, मतलब बिना सर्विस या फैसिलिटी के एक्सेस के कितने देर तक काम चला सकता है, मतलब बिना बिजली के हाथ से कब तक आप काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को असेसमेंट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस के बारे में देखा। क्रिटिकल सिस्टम, प्रोसेस और फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, क्रिटिकल सिस्टम, प्रोसेस और फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आई से इंसिडेंट और डिजास्टर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है, और ए से असेसमेंट करना है पेन थ्रेशोल्ड को। और ये जो बिजनेस इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है उसको करने के बाद जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो रिपोर्ट देती है स्टीयरिंग कमेटी को। स्टीयरिंग कमेटी को जो है प्रेजेंट करती है, और जो उसके हिसाब से वो लोग जो होते हैं स्टीयरिंग कमेटी लोग, वो लोग क्रिटिकल सर्विस या फंक्शन और कितने टाइम में जो है वापस चालू करना है इंटरप्शन के बाद, इन सब चीज़ों को ठीक से समझ पाते हैं। साथ में उनको जो है पता चलता है कि क्या क्या रिसोर्सेज का जुगाड़ करना पड़ेगा उन फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा BIA फेज़ खत्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज़ 4, 5, 6 और 7 की बात करते हैं। तो 4 DD TM, DD को तमिलनाडु में आया, तो DD और TM ये हमारा 4 से लेके 7 नंबर तक फेज जो है ख़त्म करता है। थोड़ी थोड़ी बातें सब में बताई गई है। और तमिलनाडु की जब बात आती है तो आपको अपने आप चेन्नई एक्सप्रेस याद आता होगा, तंगावली याद आता होगा, और जो इनका खाना होता है वो डिफरेंट टाइप का, देखो उधर भी होता है। वहाँ का कथक बहुत प्रसिद्ध है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये समुंदर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मतलब इतने सारे मंदिर है वहाँ पे, तीर्थ स्थल जैसा वो तमिलनाडु प्लेस लगता है। और ये समुंदर जो है वो गोवा का कलिंगुर बीच है, इन सब बीच से भी जो ज़्यादा बड़ा बीच माना जाता है इसको। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, कथक भी बहुत फेमस है। तो इस तरीके से आपको तमिलनाडु और दीदी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फेज़ नंबर 4 की बात करते हैं, डिटेल डिफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जो भी ज़रूरतें होंगी उसको डिटेल में डिफाइन करना है। रिकवरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब क्या क्या लगेगा, उसका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग सब्जी लाने जाते हो तो लिस्ट भी बनाते हो, ठीक है, तो क्या क्या प्रोफाइल बनाना पड़ेगा इस फेज़ में। इसी प्रोफाइल के जरिए जो है सारे अल्टरनेटिव रिकवरी स्ट्रैटेजी को इवेलुएट और एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो एक रिसोर्स को जो है रिकवरी करने के लिए एक ही अल्टरनेट तो होता नहीं है। ठीक है, तो चाय के बदले में कॉफ़ी भी पी सकते हो। तो वैसे भी अल्टरनेट रिकवरी स्ट्रैटेजी जो होती है उसका इवैल्यूएट करना है कि बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी होती है इसको रिकवर करने के लिए, उसको जो है बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसको इवैल्यूएट और एनालिसिस करना है कि कौन सा बेस्ट होगा। उस यहाँ पर जो होता है प्रोफाइल के बेसिस पर
जो फेज़ 3 वाला जो एसेट्स जो है हम लोगों को बताया था प्रोजेक्ट टीम ने फेज़ 3 में बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में, ठीक है, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में वही सारी चीज़ों को बेस लेके यहाँ पे चलते हैं। प्रोफाइल में रिक्वायर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटसाइड सपोर्ट क्या क्या लगेंगे और उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लगेंगे, इन सब बातों का जो डिटेल में जायजा लिया जाता है। साथ में एक और ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट में बांटा जाता है। स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिटेल डेफिनेशन रिक्वायरमेंट में स्ट्रैटेजी उसको डिफाइन किया जाता है 3 पार्ट में, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 पार्ट में बांट दिया स्ट्रैटेजी को। इतना ही नहीं, इस फेज़ में स्कोप, ऑब्जेक्टिव और एजम्पशन को भी डिफाइन किया जाता है। क्या स्कोप होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या एजम्पशन होगा, इन सारी चीज़ों को भी डिफाइन किया जाता है। प्लान नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, प्लान का डेवलपमेंट करना। तो प्लान में डेवलपमेंट जब करते हैं इस फेज़ में हम लोग रिकवरी प्लान का डेवलपमेंट करते हैं एक्चुअली। तो रिकवरी प्लान के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे उसको डिफाइन करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। डिफाइन करते हुए डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोगों को रिकवरी जो प्लान के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। साथ में आगे चलकर जो अगर आपको कुछ चेंज या अपडेट भी करना पड़ेगा उसका भी वर्णन किया रहता है यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट के दौरान ही। सारे अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ जो है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या नेगोशिएशन हुआ है सर्विस को लेकर, जो क्या क्या सर्विस वो देगा हमें, जो जब हमारा जो है रिकवरी का ज़रूरत पड़ेगा तो क्या क्या सर्विस हमें देगा, ठीक है। तो ये सब बातों को लेकर जो है रिकवरी टीम का जो डिटेल में डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है और उसके हर एक लोग जो होते हैं रिकवरी टीम में उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वर्णन किया जाता है डेवलपमेंट फेज़ में ही। और इस प्लान डेवलपमेंट फेज़ के दौरान रिकवरी स्टैंडर्ड भी डेवलप किए जाते हैं कि रिकवरी स्टैंडर्ड हमारे क्या क्या होंगे उसको डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से डीडी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं, टीएम की, टेस्टिंग या एक्सरसाइजिंग द प्लान। तो प्लान का टेस्टिंग, एक्सरसाइजिंग या प्रैक्टिसिंग करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बोलो तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले प्रॉपर गोल स्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग अलग अलग टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं और अलग अलग टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करते हैं। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो होता है वो कस्टमाइज यानी कि टेलर्ड होना चाहिए, जो आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट जिस हिसाब का है उसी हिसाब से आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। अब मेंटेनेंस प्रोग्राम की बात करते हैं, फेज़ नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो प्लान का पूरा मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी फैक्टर है एक्चुअल रिकवरी के लिए। प्लान का पूरा जो होता है मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल रिकवरी के लिए। मेंटेनेंस मतलब बदलते वातावरण में के हिसाब से प्लान को में जो है आपको कैसे कैसे बदलाव लाना है, तो यानी कि बदलते चेंजिंग इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है आपके प्लान में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि आपका प्लान जो है वाइबल ओवर द टाइम रहे, वक्त के साथ साथ आपका प्लान अच्छा रहे। जिस एरिया में चेंज मैनेजमेंट नहीं है उसमें हम लोगों को जो है प्रोजेक्ट टीम से रिकमेंडेशन लेना है और इम्प्लीमेंट करना है उस रिकमेंडेशन को। चेंज का अंजाम देने के लिए कई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सपोर्ट लगेंगे और कई सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें का जुगाड़ करके कौन देगा? टॉप मैनेजमेंट देगा, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट के बिना संभव नहीं है, इसलिए टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट भी लेना है। इस तरीके से फेज़ नंबर 7 हमारा खत्म होता है। आप बैक करके सुन सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं थी उसमें। फेज़ नंबर 8 की बात हम लोग करते हैं, इनिशियल प्लान टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इनिशियल प्लान टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन, तो ये प्लान डेवलपमेंट जब हो जाता है पूरी तरीके से तो उसका एक बार इनिशियल टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। 2 प्रकार से जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जो बताई गई, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ इनिशियल प्लान टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, उसको 2 प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। पहला है कि जब मोदी जी हमारे ICAI में आए थे तो उनको इसका को डिफाइन करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट डिफाइन, सेकेंड नंबर पॉइंट I, थर्ड नंबर पॉइंट S, फोर्थ नंबर पॉइंट C और उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट A, डिफाइन इसका, और लास्ट वाला मॉडिफाइंग यानी कि मोदी, ठीक है। तो डिफाइन इसका मोदी, इस तरीके से डिफाइन इसका मोदी को आप लोग याद कर सकते हो। दूसरा तरीका याद करने का है कि क्रिकेट मैच जो देखते हो तो मानो कि वर्ल्ड कप का भी एक टेस्ट मैच होने के लिए जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड कप का टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। या सॉरी, वर्ल्ड कप खेलने से पहले नहीं तो हो सकता है कि आप टेस्ट मैच करवाना चाहते हो, ठीक है। मान लो कि आप क्रिकेट एसोसिएशन हो, ठीक है, अपने इंडियन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिफाइन द टेस्ट पर्पस और अप्रोच। तो सबसे पहले डिफाइन करना है टेस्ट का पर्पस या अप्रोच क्या होता है, यानी कि वर्ल्ड कप हमें लाना है। आइडेंटिफाई करना है टेस्ट टीम, कौन कौन टीम में खेलेगा उसको आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रक्चर करना है टेस्ट का स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन फील्डिंग करेगा, मतलब कौन किधर फील्डिंग करेगा, कौन कब बैटिंग करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद कंडक्ट करना है टेस्ट, वर्ल्ड कप खेलने से पहले टेस्ट को कंडक्ट करना है और टेस्ट के रिजल्ट को लास्ट एनालिसिस करना है टेस्ट रिजल्ट को, और उसके बेसिस पर जो है प्लान को जो है मॉडिफाई करना है जितना अप्रोप्रिएट हो सके। तो डिफाइन द टेस्ट पर्पस, आइडेंटिफाई द टेस्ट टीम, स्ट्रक्चर द टेस्ट, कंडक्ट द टेस्ट, एनालाइजिंग द टेस्ट रिजल्ट, मॉडिफाइंग द प्लान एज अप्रोप्रिएट।
और यहाँ पे इसके बाद पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि इस टेस्ट प्लान का ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो रिकवरी स्ट्रैटेजी के लिए रिक्वायरमेंट्स को बताता है। रिकवरी स्ट्रैटेजी के रिक्वायरमेंट को जो इस टेस्ट से जो ज़्यादातर पार्ट जो है वो रिकवरी स्ट्रैटेजी का रिक्वायरमेंट्स को बताता है। जैसे रिकवरी स्ट्रैटेजी डिफाइन हो जाती है, लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट प्लान को जो है लिखा जाता है। इनिशियल प्लान टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब प्लान को लास्ट में जो है वो लिखा जाना चाहिए। इस तरीके से आपका फेज़ नंबर 1 खत्म होता है। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 4.6.1 कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस। ये पढ़ने में आपको बड़ा ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन इससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, उस टेक्निक्स को आपने फॉलो किया तो। कंपोनेंट ऑफ बीसीएम प्रोसेस यानी कि 4.6 में हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको एक फिगर बनाना है। अगर इससे सवाल आ जाता है तो यहाँ से आपको एक फिगर बनाना है। जो फिगर नंबर आपके स्टडी मटेरियल में जो मेरे सामने में जनवरी 2015 वाली एडिशन खुली हुई है उसमें पेज नंबर 10 पर यानी कि टॉपिक नंबर 4.6 कंपोनेंट ऑफ बीसीएम प्रोसेस करके फिगर नंबर 4.6.1 दिया हुआ है। फिगर नंबर 4.6.1 दिया हुआ है। इस जो फिगर को आपको पूरा याद रखना है। इस एरिया से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको इस फिगर को बना देना है, इस ड्राइंग को बना देना है। जितना ज़्यादा ड्राइंग, फ्लो चार्ट ये सब में प्रेजेंटेशन आप दोगे इसका में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो इस फिगर में जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में दिया हुआ है बीसीएम प्रोसेस करके, लेफ्ट साइड में जो बीसीएम प्रोसेस करके दिया हुआ है उसको आपको याद रखना है। तो उसको आपको याद रखना है तो आप बीसीएम प्रोसेस को, आपने बीसीपी प्रोसेस पहले भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था बीसीएम पढ़ते वक्त में, नीड्स ऑफ बीसीएम पढ़ते वक्त में हम लोगों ने बीसीएम प्रोसेस पढ़ा, बीसीपी प्रोसेस पढ़ा था। अब बीसीएम प्रोसेस की बात करते हैं। जब बीसीएम प्रोसेस की बात आती है तो आपको सर SIR को याद रखना है। SIR सर को याद रखना है। S बोलो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, I बोलो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, इम्प्लीमेंटिंग कर लो, इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। और R बोलो तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, R बोलो तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। S बोलो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, I बोलो तो इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी और उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से सर को आपको याद रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेज बताए गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस में जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ बीसीएम प्रोसेस आर गिवन एज फॉलोज करके जो स्टेज बताए गए स्टेज। तो पहला स्टेज क्या होता है, तो अगर आप स्टेज को याद करना है हमें तो स्टेज में पहला स्टेज जो है वो C, सेकंड S, उसके बाद थर्ड D और फोर्थ T और फिफ्थ ट्रेनिंग, CS की DT ट्रेनिंग, CSDT ट्रेनिंग, CSDT ट्रेनिंग। C से कलेक्शन, C से कंपनी नहीं, यहाँ पे C से कलेक्शन, S से सेक्रेटरी नहीं, यहाँ पे S से स्ट्रैटजी, BCM स्ट्रैटजी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, BCM स्ट्रैटजी। और उसके बाद जो है DT, CSDT ट्रेनिंग, CS का DT ट्रेनिंग। तो D से क्या हो गया, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद T से डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, उसके बाद BCM ट्रेनिंग। ये 5 स्टेज बताए गए हैं, ठीक है, 5 स्टेज बताए गए हैं। इन सब बातों के लिए जो है वो क्या बोलते हैं 5 स्टेज बताए गए हैं, ठीक है। तो आइए जो इन 5 स्टेज को पढ़ते पढ़ते हम लोग ऊपर चढ़ते हैं बिल्डिंग के, ठीक है। ऊपर चढ़ते हैं हम लोग बिल्डिंग के, किस चीज़ के बिल्डिंग के, तो IB होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं मैट लेकर ऊपर चढ़ते हैं हम लोग और ऊपर से नदी में कूद जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये याद ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस। तो आइए हम लोग ऊपर चलते हैं IB की बिल्डिंग में मैट लेकर और नदी में कूद जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको 3 मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहला मेमोरी टेक्निक है आपका सर, जो कि BCM प्रोसेस में है। सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, I से जो है इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी और R से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इस चार्ट को जो है, इस फिगर को जो है आपको कम से कम 5 या 6 बार बिना देखे हुए दिमाग में दौड़ा के लिखना है, तब जाके आपको फाइनली याद होगा। राइटिंग प्रैक्टिस से ही ये फिगर याद होने वाला है। और अगर ये एक बार ये फिगर आपका याद हो गया तो आप समझ लो कि इस चैप्टर की नब्ज़ को आपने पकड़ ली है। क्योंकि ये एरिया जिसको याद हो गया मतलब समझ लो बाकी ये चैप्टर में कुछ दम नहीं रहा उसके लिए मार्क्स उठाने को। और ये कोई भी क्वेश्चन आएगा जब आपको कंपोनेंट्स ऑफ BCM प्रोसेस 4.6 में आगे टॉपिक हम लोग ये सब स्टेज को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें से कुछ भी आ जाएगा तो आप अगर ये फिगर बना देते हो तो पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपका कि हाँ बंदे ने फिगर नंबर 4.6.1 अच्छे से पढ़ा हुआ है। बस वहाँ पे ये मत लिख देना फिगर नंबर 4.6.1, तब समझ जाएगा इसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही रट लिया है। तो आपको दिमाग लगा के याद करना है चीज़ों को। तो SIR, S से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, I से इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी
और उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स सर आपका हो गया। सी मतलब कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। एस मतलब BCM स्ट्रैटेजीज। उसके बाद डी का मतलब डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। टी का मतलब टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। और उसके बाद ट्रेनिंग। तो हम लोग बात करते हैं कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में देखिए IA, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट। IA वहाँ पे लिखिए IA मतलब I और A, ठीक है। IA इम्पैक्ट एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। ए से असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में भी IA के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और रिस्क असेसमेंट के लिए। तो बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। उसके बाद ऊपर हम लोग देखते हैं आइए ऊपर IB की बिल्डिंग में, तो ऊपर की बात करते हैं हम लोग। ऊपर स्टेज 2 में हम लोग बात करते हैं OPR। O से ऑर्गेनाइजेशन BCM स्ट्रैटेजी, P से प्रोसेस लेवल BCM स्ट्रैटेजी और R से रिसोर्सेस रिकवरी BCM स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो स्टेज है हमारा CS में स्ट्रैटेजी है, BCM स्ट्रैटेजी है। तो OPR, S का मतलब OPR, स्ट्रैटेजी का मतलब BCM स्ट्रैटेजी। स्टेज नंबर 2 OPR, ऑर्गेनाइजेशन BCM स्ट्रैटेजी, प्रोसेस लेवल BCM स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेस रिकवरी BCM स्ट्रैटेजी। तो आइए ऊपर IB स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 क्या है? डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो I से इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट प्लान, इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। IB बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन है तो इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही, तो इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट प्लान होगा। और B का मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो आइए ऊपर IB, ठीक है। IB के बिल्डिंग में आइए ऊपर IB, ठीक है। तो I से इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं यहाँ पे होके यहाँ पे इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। मैट लेकर आइए ऊपर IB के बिल्डिंग पर मैट लेकर। तो M से क्या हो गया? BCM मेंटेनेंस, M के मतलब मेंटेनेंस। और उसके बाद यहाँ पे A का मतलब क्या हो गया? ऑडिट एंड रिव्यू अरेंजमेंट। A का मतलब ऑडिट एंड रिव्यू अरेंजमेंट और T का मतलब टेस्टिंग BCM प्लान। तो आइए मैट लेकर नदी में NDM, नदी में तो स्टेज नंबर 5 में लिखो NDM, नदी में कूद जाएं। तो N से मतलब बिल्डिंग के बगल में नदी है, उसमें आपको जंप करना है। तो NDM नीड्स असेसमेंट, N से नीड्स असेसमेंट। उसके बाद D से डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग। तो BCM ट्रेनिंग इसका नाम ही है इस फेज़ का। और मेजरिंग रिजल्ट, ठीक है। तो नीड असेसमेंट, डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग और मेजरिंग रिजल्ट्स। बस मैं आपको ये बताऊं कि इसको फिगर को याद करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है। इसको 50 बार बोल के मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम जाएगा 2-4 घंटा, मतलब आधा 1 घंटा चला जाएगा बेकार का। लेकिन याद रखो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसको आप ब्लैंक पेपर लो और ब्लैंक पेपर पे 6, 7, 8 बार जब तक याद नहीं होता तब तक सोच के लिखो। सर CSDT ट्रेनिंग, आइए ऊपर IB में के बिल्डिंग से मैट लेकर नदी में कूद जाएं, ठीक है। तो फिगर नंबर 4.6, तो मतलब क्या बोलते हैं? सर CSDT ट्रेनिंग, आइए ऊपर IB का मैट लेकर नदी में कूद जाएं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं BCM प्रोसेस की। तो ये सर है, तो सर बोलो तो सर पे सर भी और सर भी, ठीक है। तो BCM प्रोसेस। तो S से बोलो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, I से बोलो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें 3 एक्टिविटी पर फोकस किया जाता है, सर पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिजनेस BCM प्रोसेस के बारे में क्या बताया गया है। कंपोनेंट ऑफ BCM प्रोसेस के नीचे में BCM प्रोसेस के बारे में क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे कितनी जगह पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को जो फेज़ है ना हमारे, जो ये सारे फेज़ थे हमारे, इसमें हम लोगों ने देखा था कि BCM प्रोसेस के बारे में जो देखा था, जिसमें SIR देखा था, उसको डिफाइन किया गया। उसके बाद पाँचों फेज़ को बताया गया। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, CSDT ट्रेनिंग, उन सबको बताया गया। CSDT ट्रेनिंग सबको बताने के बाद सबको यहाँ पे छोटे छोटे तो बता ही दिया है, फिर उसके बाद भी वापस से सबको बड़ा बड़ा करके बताया, डिटेल में बताया गया है। तो इसलिए पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं BCM प्रोसेस की। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो BCM प्रोसेस बिजनेस कंटिन्यूटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है। BCM प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूटी की कैपेबिलिटी और उसके बाद कैपेसिटी को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है। बिजनेस कंटिन्यूटी की कैपेबिलिटी को और उसके कैपेसिटी को जो है
स्टेब्लिश करने का प्रोसेस है। कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी किसी भी इंटरप्राइज के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार स्टेब्लिश की जाती है, ना कि कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का। तो बीसीएम प्रोसेस में SIR ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को नहीं बताया, S को नहीं बताया, I को जो है वो इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी में बिजनेस कंटिन्यूटी को बता दिया, और R में रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को नहीं बताया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे BCM इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस, BCM इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे IA। तो यहाँ पे IA जो है, तो IA की बात करते हैं तो हम लोग आगे चल के भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो अतिथि कब आओगे में अतिथि को आइए नहीं जाइए बुलाया जाता था। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस जो अर्जेंट नीड के लिए डिलीवर करना ज़रूरी है, उसको हम लोगों को प्रायोरिटाइज देना है, प्रायोरिटाइजेशन में रखना है। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट करके हम लोगों को जो है यहाँ पे क्या दो चीज़ें करते हैं, IA करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस में IA करते हैं, यानी कि बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं और रिस्क असेसमेंट करते हैं। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट करने के बाद सबसे अर्जेंट नीड के लिए जो कुछ भी हम लोगों को डिलीवर करना है, कि सबसे पहले हम लोगों को जो प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करना है अर्जेंट बेसिस पे, उसको हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस में IA बड़ा काम का चीज़ है। I से इन्फॉर्मेशन और I से IA। ठीक है, तो IA बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। इस प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट फेज़, यानी कि नेक्स्ट फेज़ की स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं। इस प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट फेज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या, BCM स्ट्रैटेजी प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। BCM स्ट्रैटेजी प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये मंकी ऊपर फोकस कर रहा है, ऊपर देख रहा है, तो OPR ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्रोसेस लेवल और रिसोर्सेस रिकवरी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्रोसेस लेवल और रिसोर्सेस रिकवरी। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल, प्रोसेस लेवल और रिसोर्सेस रिकवरी, तो यह हम लोगों ने देखा था ऊपर का मतलब यहाँ पे। तो BCM स्ट्रैटेजी प्रोसेस में बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजी के लिए रेंज डिसाइड करना जरूरी होता है। जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे उसका रेंज डिसाइड करना जरूरी होता है। सारी स्ट्रैटेजी के फोकस एरिया को आपको एक रेंज में डालना होता है। इसके लिए आपको एक्सेप्टेबल लेवल जो होता है डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स का, एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेमवर्क को जो है वो पहले डिसाइड करना होता है। आपको इस रेंज को जानने के लिए आपका जो है एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्स का, कि मतलब इतना टॉलरेट करेंगे, इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मुन्ना भाई MBBS बोलता है कि गांधी जी ने बोला था एक थप्पड़ मारो तो बर्दाश्त कर लेने का, कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा मारे तो क्या करने का, वो उसको नहीं बोला था गांधी जी ने। वैसे यहाँ पे आपको जो है डिज़ास्टर का जो है वो लेवल जो है डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स का जो है आपको कब आप रिस्पॉन्स करेंगे, किस लेवल पर रेंज बढ़ने के बाद, इससे ज़्यादा नहीं, इस लेवल से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो उस लेवल को आपको डिटरमाइन करना है। और एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेमवर्क में जैसे ही वो लेवल बढ़ा उसके कितने सेकंड के अंदर में, कितने टाइम के अंदर में आपको रिस्पॉन्स करना है, इस चीज़ को आपको डिसाइड करना है, ताकि उन प्रोडक्ट एंड सर्विस का जुगाड़ जो है लगातार हम लोग करवा सकें एंटरप्राइज़ को, क्योंकि उसको डिलीवर करना ही करना है बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रोसेस में ऊपर। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस और टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग है उसी के हिसाब से हम लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस आपके पास है ही नहीं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो? नहीं तो फिर आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी लाना पड़ेगा BCM के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो BCM स्ट्रैटेजी प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, प्रोसेस लेवल और रिसोर्सेस रिकवरी, ये सारी चीज़ें जो है ऊपर की ओर हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं यहाँ पे जो बताया गया है BCM डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो BCM डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था IB के बिल्डिंग में, तो यहाँ पे IB केमिस्ट्री है, लेकिन अपना IB अलग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, इंसिडेंट इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जो कि फिगर नंबर में आप लोगों ने देखा होगा 4.6.1 था ना। उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं कि मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर, जो यहाँ क्या बताया गया डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पर आपको डेवलप करना है हर तरह के प्लान जो BCP के लिए बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपको डेवलप करना है हर एक तरह के प्लान के लिए जो BCP के लिए बनाए गए हैं, तो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपको डेवलप करना है। उसके बाद हम लोग अगले फेज़ की यहाँ पे बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर अगला फेज़ बोलता है कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करता है। अगर हम लोग आते हैं अपने फिगर नंबर 4.6.1 पे, तो उसके नीचे में जो डिफाइन किया गया उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर बोलता है कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, ठीक है, DT ट्रेनिंग, तो DT के T की बात करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है मैट लेकर MAT, मेंटेनेंस, ऑडिट एंड रिव्यू अरेंजमेंट और टेस्टिंग,
मेंटेनेंस, ऑडिट एंड रिव्यू, अरेंजमेंट और टेस्टिंग। टेस्टिंग एंड ऑडिट प्रोसेस से हम लोगों को पता चलता है कि किस एक्सटेंट तक प्लान कंप्लीट हुआ है और उसी हिसाब से हम लोग प्लान को करंट और एक्यूरेट बनाने के लिए मेंटेनेंस करते हैं। किस हद तक प्लान कंप्लीट हुआ है उसी हिसाब से हम लोग एक्यूरेट और कंप्लीट बनाने के लिए प्लान का मेंटेनेंस करते हैं। टेस्टिंग एंड ऑडिट करने से कई तरह के वीकनेस का भी पता चलता है और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की बात बता रहा है। अब हम लोग बात करते हैं BCM ट्रेनिंग प्रोसेस। तो नदी में हम लोगों को नदी में कूद जाना है तो NTM। एन से हम लोगों ने क्या देखा था, एसेसिंग नीड का हम लोगों को असेसमेंट करना है। उसके बाद डी से हम लोगों ने क्या देखा था, डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरी ट्रेनिंग। और उसके बाद M से मेजरिंग रिजल्ट को मेज़र करना है। ठीक है, तो BCM ट्रेनिंग प्रोसेस में BCM फ्रेमवर्क, इंसिडेंट मैनेजमेंट, BCP DRP की पूरी ट्रेनिंग इंटरप्राइज का जो है वो कोर पार्ट होता है, जिसमें इंटरप्राइज जो होता है वो उसकी कोर वैल्यू बढ़ती है, इंटरप्राइज की कोर वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ट्रेनिंग से कोर वैल्यू बढ़ती है इंटरप्राइज की BCM में। और जो यहाँ पे स्टेक होल्डर लोगों को जो है कॉन्फिडेंस मिलता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ वो BCM कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ये सोचकर कि इंटरप्राइज की एबिलिटी है मिनिमम डिस्ट्रप्शन और लॉस ऑफ सर्विस से बचने का जो है, इसलिए जो है सबका स्टेक होल्डर लोगों का, कस्टमर लोगों का सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी कि स्टेक होल्डर में तो सभी लोग इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ट्रेनिंग प्रोसेस से कि वो लोग रिकवर करने के कैपेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कंपोनेंट्स ऑफ BCM प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जहाँ पे सारी चीज़ों को देखी, अब हम लोग इसके बारे में ही डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि डिटेल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो BCM प्रोसेस में हम लोगों ने SIR सर देखा था। सर का मतलब, S का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, SIR S का मतलब हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था। I का मतलब हम लोगों ने देखा था इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी, और R का मतलब हम लोगों ने देखा था रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अब हम लोग 4.7 में टॉपिक में आप देखो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोसेस, तो BCM प्रोसेस वहाँ पर भी देखा था। अगर आपको फिगर याद आ रहा होगा 4.6.1 वाला फिगर, तो BCM प्रोसेस में पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को एड्रेस किया जाता है। BCM प्रोसेस में पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को एड्रेस किया जाता है, जैसा कि BCP में हम लोगों को डिफाइन किया गया था। और साथ में जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है डिस्क्राइब किया जाता है। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव को एड्रेस किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें BCM की बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की ऑथोरिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में पूरा बताया जाता है। इसमें हम लोग बात करते हैं SIR के सर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। S की हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सर की, S की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीनियर पर्सनल में से जो लोग जो हैं वो टीम के लिए हैं, वो मेंबर सेलेक्ट करके नॉमिनेट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो सीनियर पर्सनल लोग हैं उसमें से जो मेंबर्स को सेलेक्ट करके वो टीम के लिए नॉमिनेट करना पड़ेगा, जो कि BCM करेगी। ठीक है, जो कि BCM पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। साफ साफ बताया जाएगा कि बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में साफ साफ बताया जाएगा। उसके बाद सर के आई की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी इन इंटरप्राइज एंड मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को बिजनेस कंटिन्यूटी इंटरप्राइज एंड मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ बातें देखनी है आगे चल के। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पे बजरंगी भाई, और बजरंगी भाई हमेशा बोलते थे जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, और ये बच्ची भी उससे उन्हीं की तरह हाथ जोड़ती थी जय श्री राम का। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस कंटिन्यूटी इन इंटरप्राइज एंड मेंटेनेंस। ये SIR का I है। यहीं से देख के मैंने बोला था कि इम्प्लीमेंटिंग कर लो। वहाँ पे जो इम्पोर्टेंटिंग या समथिंग दिया हुआ है ना, इसको इम्प्लीमेंटिंग मैंने यहीं से करवाया था। तो BCM सिस्टम को जो है वो इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फंक्शनल एरिया को जो है मैनेजर को देखना होगा। अपने एरिया को, हर एक फंक्शनल एरिया का मैनेजर जो देखेगा बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन और इस्टेब्लिश करते वक्त। इतना ही नहीं, ये सारे लोग जो हैं वो अपने एरिया के ऑनगोइंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे जो है अपने एरिया का आप लोग जो है टेस्टिंग और मेंटेनेंस करने के लिए भी आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टाफ अप्रेजल और ट्रेनिंग प्रोसेस में हर एक एरिया के फंक्शनल मैनेजर BCM को इफेक्टिवली कैरी करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान जो है हर एक एरिया के मैनेजर जो है स्टाफ अप्रेजल और ट्रेनिंग प्रोसेस में हर एक एरिया के फंक्शनल मैनेजर जो हैं BCM को इफेक्टिवली कैरी करने के लिए
BCM इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेस को भी शामिल करेंगे। ट्रेनिंग में आप इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस प्रोसेस को भी शामिल करना है आपको। मतलब BCM इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस का जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। अदर ट्रेनिंग के पार्ट की तरह स्टाफ लोगों को, हर एक फंक्शनल एरिया के जो मैनेजर होंगे वो अपने अपने एरिया के लोगों को देंगे। टॉप मैनेजमेंट जो होगा वो अपॉइंट करेगा मैनेजर को, जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना BCM को। साथ में जो है साथ में शिफ्ट लीडर और टीम जो कैप्टन्स के साथ रिसोर्सेज प्लानिंग मैनेजमेंट मैनेजर को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इम्प्लीमेंट और मेंटेनेंट करने के लिए जो है वो मैनेजर को अपॉइंट करेगा और उसको उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी। और मैनेजर को अपॉइंट करने के बाद शिफ्ट लीडर को भी, उस शिफ्ट में कौन लीड कर रहा है वो लीडर होगा, शिफ्ट लीडर। और टीम कैप्टन के साथ साथ आपको रिसोर्सेज प्लानिंग मैनेजर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब 4 लोगों को टोटल अपॉइंट करना पड़ेगा, मैनेजर को, टीम कैप्टन को, शिफ्ट लीडर को और रिसोर्सेज प्लानिंग मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए। ये जितने भी इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम हैं, ये सारे स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किए जाएंगे और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो इम्प्लीमेंट और टेस्ट जो है उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। इफेक्टिव आउटपुट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल भी बना सकता है एंटरप्राइज अगर चाहे तो। इफेक्टिव आउटपुट के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल भी बना सकता है एंटरप्राइज अगर चाहे तो। अब यहाँ पे हम लोगों का मेन क्वेश्चन अराइज होता है, इम्प्लीमेंटेशन में 8 प्रकार की मेजर एक्टिविटी की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान SIR BCM प्रोसेस, उसमें सेकंड वाला था इम्प्लीमेंटेशन, उसके दौरान 8 प्रकार की मेजर एक्टिविटी की जाती है। तो ये 8 प्रकार की जो एक्टिविटी है ये क्या क्या होती है? ये 8 प्रकार की एक्टिविटी है बजरंगी भाई SRI श्री, RAM राम, मैनेज एक्शन, श्री राम मैनेज एक्शन। ठीक है, तो ये से आपको याद रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन में 8 प्रकार की मेजर एक्टिविटी की जाती है। S से स्कोप एंड कंटेक्स्ट को डिफाइन करना है, डिफाइनिंग द स्कोप एंड कंटेक्स्ट, स्कोप एंड कंटेक्स्ट को डिफाइन करना है। S से स्कोप एंड कंटेक्स्ट को डिफाइन करना। R से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, R से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना। I से सारे स्टेक होल्डर लोगों को इन्वॉल्व करना, इंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो सब स्टेक होल्डर्स लोगों को आप इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इंगेज करोगे ताकि सबका कॉन्फिडेंस बढ़े, सबको ट्रेनिंग हो। तो स्कोप एंड कंटेक्स्ट को डिफाइन करना, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल को डिफाइन करना और I से इंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स। 3 हो गया। अब हम लोग R की बात करते हैं, राम के R की बात करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम को टेस्ट करना है। R का मतलब टेस्ट करना है आपको प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पर प्रोग्राम को टेस्ट करना है, करते रहना है आपको। और A की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे A का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम की अप्रोप्रिएटनेस और करेंसी को मेंटेन करना है, मतलब अपडेट करते रहना है। तो अब जो है अप्रोप्रिएटनेस और जो है करंट रहे प्रोग्राम, ठीक है, उसको आपको मेंटेन करना है, मतलब अपडेट करते रहना है। और उसके बाद M से, राम का M से क्या हो गया? मैनेजिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड, जो भी कॉस्ट एंड बेनिफिट जो होगा आपके इम्प्लीमेंटेशन से के दौरान उसको जो है मैनेज करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है साथ में बोलो तो। और लास्ट वाला बोलता है एक्शन, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शन, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी को जो है एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको BCM प्रोसेस याद आ रहा होगा, I का मतलब इम्प्लीमेंटेशन था SIR में, और उसमें जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, इम्प्लीमेंटेशन में 8 प्रकार की, BCM प्रोसेस में जो इम्प्लीमेंटेशन में 8 प्रकार की मेजर एक्टिविटीज़ की जाती है उसके बारे में बताने के लिए द इंटरप्राइज में अडॉप्ट एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल फॉर इफेक्टिव आउटपुट। इन इम्प्लीमेंटेशन द मेजर एक्टिविटी दैट शुड बी कैरिड आउट इंक्लूड्स डिफाइन द स्कोप एंड कंटेक्स्ट, डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर, मतलब इंगेज एंड इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स। उसके बाद जो है प्रोग्राम को टेस्ट करना है रेगुलर बेसिस पर। और A का मतलब आपका क्या हो गया? A का मतलब क्या हो गया? अप्रोप्रिएटनेस एंड करेंसी मेंटेन रखनी है। M का मतलब मैनेज करना है कॉस्ट बेनिफिट एसोसिएटेड जो होंगे उसको। और एक्शन, तो यहाँ पर जो है पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट करना है, केवल पॉलिसी और स्ट्रैटेजी नहीं रहने देना है, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 4.7.3 BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो
तो BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये जो है ये बंगाली की शादी है, ठीक है। ये रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की शादी हो रही थी बंगाली स्टाइल में किसी मूवी में, ठीक है। तो BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, तो ये रणवीर कपूर और आपकी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, तो शादी का जो है फ़ोटो है, शादी का सीन का, बंगाली शादी का, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग बंगाली को याद करेंगे जब आपका SIR का जो R आएगा, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वाला SIR BCM प्रोसेस में, अगर आपको फिगर नंबर 4.6.1 याद हो तो वहीं पे हम लोग बात करते हैं। R का मतलब था यहाँ पे, SIR का R का मतलब क्या था, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो वहीं पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसके बाद इस स्टोरी का मीनिंग हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बंगाली है। तो एक जो यहाँ पर BCM के पार्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि BCM के पार्ट में जो है डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स किस किस चीज़ का डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड रखना है। तो एक बंगाली दादा, यानी कि बंगाली दादा बोले तो उसका पुलिस बनना जो है उसका एम था, और वो जो बंगाली दादा था वो एक गुजराती बंदे से बात कर रहा था, गुजराती इंसान से बात कर रहा था। तो गुजराती स्टाइल में वो क्या बोलता है कि पुलिस बनना मारा एम, ठीक है। तो मारा पुलिस बनना मारा एम, पर सब कंट्रोल, सारे कंट्रोल जो हैं, सबको वो लोग सब बोलते हैं, सब कंट्रोल लोकल लोग के एक्सरसाइज और ट्रेनिंग पर है। पुलिस बनना मारा एम, पर सब कंट्रोल जो है लोकल लोग के एक्सरसाइज और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। पुलिस बनना तो हमारा एम है, लेकिन सब कंट्रोल जो है वो जो है लोकल लोग जो हैं उसके एक्सरसाइज और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो बंगाली दादा लोग थोड़ा देखा गया कि फिजिकली अनफिट होते हैं, पतले दुबले होते हैं, तो सब जो है एक्सरसाइज और ट्रेनिंग को ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो उनको डर लग रहा है इस बात का कि वो पुलिस नहीं बन पाएंगे, पुलिस बनना उनका एम होता है। तो इस तरीके से हम लोग BCM डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।